बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है बेसिकली सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में देखिए छोटी सी बात होती है। पहले तो आप समझ लीजिए क्या है सिंबल्स, कौन कौन से यूज होते हैं, कंपोनेंट जिसे हम लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक सेल लिखा है, तो इलेक्ट्रिक सेल जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरह से कई सारे सेल्स एक जगह जोड़े जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल हम पॉजिटिव बोल देंगे, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, प्लग या की। अब देखिए यहाँ पे हमने ओपन के बारे में, इसके भी बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया आपसे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, मतलब ओपन स्विच। ठीक है बच्चों, अगर क्लोज स्विच है तो एक डॉट लगा देते हैं बीच में। क्लियर। और अगर हमारा कहीं कनेक्शन हो रहा है, मतलब दो से अधिक, ये जॉइंट क्या होता है, इसे जंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ तीन या तीन से अधिक कंडक्टर जब एक जगह मिलते हैं तो इसे जंक्शन या जॉइंट बोलते हैं। क्लियर। क्रॉसिंग वायर, देखिए अगर हम वायर को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट ज्वाइन तो इस तरह से हम सिंबल बना देते हैं, ऐसे खींच देते हैं और उसके बाद में ऐसे यहाँ से ले जाएंगे, इस चीज़ को फिर से बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या किया गया है, यहाँ से ऐसे बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस, इसका मतलब होता है क्रॉस करवा रहे हैं बिना ज्वाइन किए। ये क्रॉस है, यानी कि क्रॉसिंग करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगला रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमने इसके बारे में बता दिया। या तो बल्ब बना देंगे या तो इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, रजिस्टर के बारे में आपको पता है, इस तरह से हम लोग अगर सिंबल यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि रजिस्टर है, और ये कांस्टेंट रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर का तो सिंबल है, लेकिन कांस्टेंट रेजिस्टेंस जब होता है तब हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, कांस्टेंट रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है ये। क्लियर। लेकिन अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज करनी हो सर्किट में, तो हम लोग इस तरह से सिंबल यूज करेंगे या इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम एक गोला बनाए उसके बीच में ए लिख दिए, इसका मतलब एमएमीटर के बारे में बात हो रहा है। ये क्या है, एमएमीटर है, जो कि करंट मेजर करता है सर्किट में। और वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गोला बनाए उसके बीच में वी लिख दिए, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, इसका मतलब कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर हमें सर्किट बनाना हो तो हम लोग रजिस्टर ऐसे यूज करते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, बैटरी अगर हमें लगाना हो, सेल लगाना हो तो सिर्फ इतना, लेकिन अगर बैटरी लगाना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं सिंबल। और अगर हमें स्विच यूज करना है बच्चों तो इस तरह से यूज करते हैं। अगर हमें करंट मेजर करना हो सर्किट में तो सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं बच्चों एमएमीटर को। ठीक है, ये प्लस साइन, ये नेगेटिव साइन। अगर इस चीज़ को हमें बनाना है तो हम फिर से इस चीज़ को ऐसे बना दें अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये हमने यूज कर दिया। और हमें अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हो तो जिसके अबाउट हमें पोटेंशियल निकालना होता है उसके पैरेलल ऐसे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, ये क्या है, एक रजिस्टर है। और ये क्या है भी, हमारा ओपन की है, इसे हम लोग इस तरह से ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, ओपन की। क्लियर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बीच में ऐसे पॉइंट रख दिया बच्चों, इसका मतलब अभी क्या हो गया, हमने की को क्लोज कर दिया, ये क्लोज की हो गया। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपसे। तो कोई भी सर्किट हम लोग इस तरह से बनाते हैं बच्चों, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इस तरह से, और कुछ करंट यहाँ भी डिवाइड हो जाता है। ये सब हम आगे देखेंगे कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ करंट नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि सारा करंट अगर रजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, इसका मतलब ये वोल्ट मीटर कैसा है बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बच्चों इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बच्चों, कितना होता है, इनफाइनाइट।
ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का। और एमए बच्चों अगर आइडियल है हमारा, आइडियल एमए मीटर क्या होता है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे ऐसा एमए मीटर जिसका रेजिस्टेंस बच्चों 0 हो। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इसका 0 होता है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी हैं। ठीक है बच्चों, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं बच्चों। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली इनका स्टेटमेंट क्या था, ओम्स ने बेसिकली बोला कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दें, फिजिकल कंडीशन का मतलब पहले समझ लीजिए, फिजिकल कंडीशंस फिजिकल कंडीशन अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दें, ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, तो किसी सर्किट में मान लो हमने ये हमारे पास करंट ऐसे जा रहा हो, एक हमने यहाँ पे रजिस्टर ऐसे लगा रखा है बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों प्रोपोर्शनल होता है इसमें फ्लो होने वाले करंट के। और फिजिकल कंडीशन का मतलब बच्चों होता है टेम्परेचर से, मतलब होता है किससे, टेम्परेचर से, प्रेशर से, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इन दो बातों से मतलब होता है, लेकिन जनरली हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पीछे हमने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर जब चेंज करते हैं बच्चों तो नंबर ऑफ कोलिजन्स चेंज होते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स चेंज होने की वजह से बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ओम्स लॉ का जो ये स्टेटमेंट है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये फॉलो नहीं होता है। इसलिए ओम ने बोला कि भैया पहले ऑल फिजिकल कंडीशंस जितने भी हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, इनको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। समझ में आ गया बच्चों। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि इफ़ वी केप्ट ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है यानी कि VAB को अगर हम V लिख दें बच्चों तो ये बराबर हो जाता है R इंटू I के, और R को जनरली हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि जिसके अबाउट आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आया। तो ये है ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए ओमिक मटेरियल किसे कहते हैं, इसको ज़रा सही से लिख देते हैं हम लोग। कोई आपसे पूछे ओमिक मटेरियल किसे कहते हैं, मटेरियल्स, तो ऐसे मटेरियल बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, दोज मटेरियल्स which follow Ohm's law is called as ohmic material। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब बच्चों क्या है, जो ये मान लो V है और ये करंट फ्लो कर रहा है
तो वी आई कैरेक्टर बच्चों जिस मटेरियल का इस तरह का हो, स्ट्रेट लाइन का हो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, यानी कि कोई भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 मान लो ये अलग अलग मटेरियल हों, तो ये सारे के सारे मटेरियल क्या कर रहे हैं बच्चों, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि वी आई कैरेक्टर का मतलब यहाँ अगर स्लोप के बारे में बात करिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ स्लोप के बारे में, तो देखिए ये हमारा अगर मान लीजिए ये θ3 हो गया बच्चों, और ये θ1 हो गया, ठीक है बच्चों, और ये हो गया एंगल हमारा θ2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर tan θ1 आप देखें और tan θ1 tan θ2 देखें बच्चों, और tan θ3 देखिए, तो ये बेसिकली स्लोप हैं सबके, क्या हैं बच्चों, स्लोप हैं। बात समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ है, स्लोप लोप निकालना आपने सीखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें बच्चों, करंट को सेम कर दें, मान लो I1 करंट बोल दें, तो देखिए I1 करंट पे ये क्या कर रहा है, एक को यहाँ इसको थोड़ा हमें और बढ़ाना चाहिए था, चलिए क्या कोई बात नहीं, ऐसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, और इसको अगर ड्रॉ करिए बच्चों तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये V1 हो गया बच्चों, ये इसको आप V2 मान लीजिए, इसको आप V2 मान लीजिए बच्चों, और ये हो गया V1, और ये हो जाएगा बच्चों V3। तो अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करिए, tan θ1 के बारे में बच्चों आप बात करेंगे, तो ये आपका आएगा V1 बाई, यहाँ वैल्यू लिख दीजिए I2, तो ये V1 बाई I2 हो जाएगा बच्चों, और ये देखिए ये हो जाएगा V2 बाई I2 बच्चों हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका V3 बाई I2। तो देखिए I2 सब में बच्चों क्या है, सेम है, I2 सब सारे केसेस में क्या है, सेम है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि किसका एंगल ज़्यादा है, देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखेंगे भाई V2 हमारा सबसे ज़्यादा है, फिर V1 है, फिर V3 है बच्चों। तो देखिए स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, V2 का है, यानी कि सेकंड का है, सेकंड कर्व का है, फिर फर्स्ट का है, फिर थर्ड का स्लोप बच्चों है। तो कोई आपसे पूछे अच्छा इन तीनों मटेरियल में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस R2 सबसे ज़्यादा है बच्चों, फिर R1 है, फिर R3 है। तो ये आपका एक MCQ टाइप का सवाल इस बेसिक से कॉन्सेप्ट पे बन गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अभी इसको मैं यहाँ से थोड़ा डिलीट कर दूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इस तरह से भी बेसिक एक स्ट्रेट लाइन देके आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस बताओ सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपको बेसिकली स्लोप थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो एंगल अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तब भी आपका बात समझ में आ जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, 2 वाला ग्राफ बना रहा है, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला। दैट मीन्स के रेजिस्टेंस के बारे में बात कोई करे तो R2 सबसे ज़्यादा, फिर R1, फिर R3, ये ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस हो गया मटेरियल का, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। और ऐसे मटेरियल जो इस तरह के कर्व को फॉलो करें, जो हमने यहाँ पे कर्व बनाया है, ठीक है, V और I के बीच में, जिसका ऐसे मटेरियल जिसका कर्व VI कैरेक्टरिस्टिक में स्ट्रेट लाइन हो, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग बच्चों ये ओमिक मटेरियल हैं, ठीक है। नॉन ओमिक मटेरियल क्या होते हैं बच्चों, कोई आपसे पूछे नॉन ओमिक मटेरियल के बारे में बात करो, नॉन ओमिक मटेरियल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोल दोगे, मटेरियल नॉन ओमिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया बच्चों, दोज मटेरियल्स विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक मटेरियल। और अगर ग्राफ के हेल्प से आपको समझाना है तो आप क्या बोल दोगे बच्चों, ये V हो गया,
ये आई हो गया बच्चों, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ऐसे मटेरियल जिनका स्लोप ऐसा हो या ऐसा हो, जो स्ट्रेट लाइन ना हो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड मान लो ये दो कर्व दिए हों, ये दो अलग अलग मटेरियल के लिए हैं बच्चों। तो ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, यानी कि जिनका कर्व कुछ इस तरह से आए 1 या 2 टाइप का, ठीक है बच्चों, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल बोल देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ये बात? तो ऐसे मटेरियल जिनको ओम्स लॉ नहीं फॉलो करना है या नहीं फॉलो करते, उन्हें नॉन ओमिक मटेरियल बोल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट फॉलो दोज मटेरियल who does not follow Ohm's law। Ohm's law ऐसे मटेरियल को बच्चों क्या बोल देते हैं? नॉन ओमिक मटेरियल बोल देते हैं। क्लियर है? तो ओम्स लॉ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे भाई रेजिस्टेंस में रजिस्टर क्या होता है। पहले देखिए रजिस्टर क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों रजिस्टर क्या होता है? ए सब्सटेंस which resist flow of electric charge, ठीक है बच्चों। ऐसे सब्सटेंस जो रेजिस्ट करें फ्लो ऑफ चार्ज को, उन्हें रजिस्टर के नाम से बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने ऊपर देख लिया। इसका मतलब बच्चों ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है बच्चों, सॉरी कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारा ऐसे बनाया जाए, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, या हम लोग बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो इन्हें बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले आदमी लोग हैं, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं दोनों। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको रजिस्टर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। रजिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस या दो सब्सटेंस या सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, या जो रजिस्ट करें फ्लो ऑफ चार्ज को, उन्हें बोलते हैं रजिस्टर। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई आपसे पूछे भाई रेजिस्टेंस के बारे में बात करिए ज़रा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी मटेरियल के पास कितनी कैपेसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने की, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर हो बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया गया हो बच्चों L। इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों हो कितना? A। और एक नई टर्म होती है बच्चों जिसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रो। क्लियर है? इसे हमने इस तरह से कुछ बनाया है, रो है ये, ठीक है। तो कोई बोले इस जो ये कंडक्टर है या जो वायर है या रॉड है, ये मान लो एक रॉड है, ठीक है, या वायर है बच्चों, इस वायर या रॉड का हमें बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात आपको समझनी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक ख़ास बात और ध्यान रखिए, ये जब करंट हमारा इस तरह से पास हो रहा हो तब के लिए है, करंट अक्रॉस द लेंथ पास हो रहा है। तो बच्चों कोई पूछे कि रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, तो रेजिस्टेंस हम बोल देंगे भाई दोनों इक्वेशन को मिला दो तो ये हो रहा है। और अगर इसको हम लिखना चाहें कम्प्लीटली तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? रो एल बाई ए, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ये चीज़? अच्छा, एक एग्जांपल ज़रा देखिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि इसमें हमने आई क्यों बोला है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, इस चीज़ को समझिए। ये मान लो हमारे पास, इसको सही से फिर से बनाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो बच्चे हमारे पास एक इस तरह का कुछ मटेरियल हो, इसका लेंथ बच्चों L अगर दिया हो और इसकी चौड़ाई अगर हमें B दिया हो, विड्थ, और इसका हाइट बच्चों दिया हो H। ठीक है बच्चों? ठीक है, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी मान लो रो दी गई हो बच्चों। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, हम पूछना क्या चाह रहे हैं। मान लो एक बार करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, फर्स्ट सिचुएशन। एक बार करंट ऐसे हमारा फ्लो हो रहा हो, सेकेंड सिचुएशन। और बच्चों एक बार करंट हमारा इस तरह से ऐसे फ्लो हो रहा हो, ये थर्ड सिचुएशन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस में क्या होगा। तो बच्चों इसका सवाल, मतलब इस सवाल का आंसर कैसे हम देंगे देखिएगा ज़रा। हमने इसीलिए यहाँ पे करंट बनाया था। एक्चुअल में जो लेंथ होता है वो टुवार्ड्स द फ्लो ऑफ करंट होता है बच्चों, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब लेते हैं करंट जिसके परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा क्या है, सिमिलरली देखो ये हमारा एक क्या है, एक रॉड मान लो बच्चों। ठीक है, और कोई बोले कि भाई एक बार हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक बार करंट हमारा इस तरह से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। तो बच्चों एक बार करंट ऐसे अगर फ्लो हो रहा हो तो इसका लेंथ, इसका थिकनेस हो जाएगा। लेकिन अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर देखो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पोर्शन हो जाएगा और लेंथ इस पूरे ऑब्जेक्ट की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो ये सवाल कुछ ऐसे है। इस फ़ोन को पकड़ लीजिए आप, ये फ़ोन इतना विजुअल नहीं है, दूसरे फ़ोन से बात करते हैं आपसे। मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको। तो इसके पास अपनी एक कुछ थिकनेस भी है, ये थिकनेस भी है भी, और इसके पास विड्थ भी है, और ये हाइट मान लीजिए है, ये हाइट है, और इसका ये लंबाई है। ठीक है, यही एलिमेंट मान लीजिए। या अगर इसको और अच्छे से विजुअलाइज करें, ये मान लो हमारे पास एक बुक हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये चीज़? ये एक बुक है हमारे पास, तो हमने बोला है भाई साहब एक बार करंट अगर ऐसे फ्लो करे इस तरह से, तब बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बार ऐसे करंट फ्लो करे इस तरह से, तब रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, और तीसरा बच्चों जब एक बार इस तरह से करंट फ्लो करे यहाँ से, तब रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर इस मटेरियल का रेजिस्टेंस रो दिया हो, रेजिस्टिविटी। क्लियर है बच्चों? चलिए बात करते हैं इसके आगे। सबसे पहले एक बात यहाँ सीख लीजिए, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है।
ठीक है, इसको ओम भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? क्लियर? तो देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा जब मान लीजिए फर्स्ट केस में जा रहा होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए लंबाई क्या है, एल है, लंबाई क्या है, एल है। यहाँ करंट इस तरह से ऐसे जा रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन वाला ये वाला पोर्शन एरिया क्रॉस सेक्शन आपका हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा बच्चों आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ ये वाला पोर्शन जो भी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट कितना है, h है, इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, b है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू बी। तो रेजिस्टेंस R1 कोई आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, रो L डिवाइडेड बाई एच बी इंटू एच कर दीजिए। ये पहला रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके थ्रू हम एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि लेंथ क्या लेते हैं रॉड का, किस तरह से लेंथ मेजर किया जाता है। चलिए दूसरे कंडीशन में देखते हैं, R2 निकालते हैं बच्चों। R2 देखिए अब क्या है, ये आपका एरिया क्रॉस सेक्शन है। अगर बात किया जाएगा बच्चों तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन आपका इस बार ये हो जाएगा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, और लेंथ इस बार आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कुछ करंट ऐसे जा रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो लेंथ के बारे में अगर कोई बात करे तो इस बार लेंथ हो जाएगा हाइट, h हो जाएगा लेंथ। तो रो h डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो गया, l इंटू बी हो गया बच्चों। तो ये l इंटू बी हो गया, ये सेकेंड रेजिस्टेंस आपका मिल गया। ठीक है, क्लियर है? थर्ड देखिए, ये चीज़ किताबों में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको आपको समझा रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। थर्ड केस देखिए बच्चों, करंट आपका कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा है, यानी कि अलोंग द विड्थ जा रहा है करंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस बार करंट कुछ इस तरह से आपका जा रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो इस बार लेंथ आपका ये वाला पोर्शन हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इस बार बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका ये हो जाएगा, ये पूरा सीन जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इस बार, ये चीज़। तो एरिया क्रॉस सेक्शन R3 अगर आप लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो और लंबाई बच्चों b हो गई। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया बच्चों, L इंटू h हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका R3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये सीखा कि करंट बेसिकली मेजर का मतलब रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, कौन सा एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं और कौन सा लेंथ लेते हैं। तो लेंथ बच्चों अलोंग द फ्लो ऑफ करंट लिया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया ये? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर तो देखिए हम लोग जो लेंथ मेजर करते हैं बच्चों, लेंथ along the flow of along the direction of flow of current होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपने चेंज कर दिया तो लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगे, जो परपेंडिकुलर हो कुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ करंट। बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे, ठीक है। तीसरी बात इसमें सुन लीजिए, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने ओमिक मटेरियल के लिए 3 कर्व खींचा था, तो अलग अलग कर्व के लिए, अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए बच्चों अलग अलग रेजिस्टेंस हो रहा था। दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, यानी कि रो पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ए, लेंथ का मतलब एल। क्लियर? ये 3 बातें हो गई बच्चों। चौथी बात सुनिए, चौथी बात होती है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल तो हो गया। चौथी बात टेम्परेचर। किस पे? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डिफरेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बच्चों डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बच्चों चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खास बात है। तो ज़रा एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख लीजिए कि टेम्परेचर मान लो बच्चों ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था R0, इसकी बात कर दीजिए। तो बच्चों जब टेम्परेचर हमारा T0 था, ठीक है, जब टेम्परेचर T0 था बच्चों, तो इसका मान लो रेजिस्टेंस कितना था? R0 था। किसी ने बोला भाई हमने टेम्परेचर क्या किया? चेंज कर दिया। तो ये मान लो RT हो गया, T टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर T0 से बच्चों T डिग्री सेल्सियस कर दिया। ये T0 डिग्री सेल्सियस था, हमने T डिग्री सेल्सियस कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि फाइनल रेजिस्टेंस बताओ, तो बच्चों एक रिलेशन आप लोग ऐसे याद रखिएगा, RT की वैल्यू होती है बच्चों R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T होता है बच्चों। कोई पूछे भाई डेल्टा T क्या होता है, तो डेल्टा T का मतलब होता है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि यहाँ डेल्टा T के बारे में कोई बात करे तो क्या लिखेंगे आप लोग? T माइनस T0। ठीक है, अगर सारा यूनिट डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। एंड वेयर अल्फ़ा के बारे में कोई बात करे बच्चों, तो अल्फ़ा क्या है ये समझिए। अल्फ़ा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया ये फार्मूला? क्लियर है? और इस तरह के अगर इस तरह के सवाल अगर बच्चों ये केल्विन में दिया गया है अल्फ़ा, या एक्चुअल में इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में या सेल्सियस में रखेंगे। यानी कि जिस यूनिट में अल्फ़ा दिया होगा उसी यूनिट में हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डेल्टा T भी सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर ये केल्विन में है, ये जनरली केल्विन इन्वर्स होगा, और ये केल्विन में फिर आप कन्वर्ट करेंगे। अगर ये सेल्सियस में है तो ये बच्चों आएगा आपका पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। चलिए अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला सवाल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the filament bulb filament is 1200 ohm।
सेकेंड है इसमें हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज़ 100। तो देखिए करते हैं पहला ए पहले करते हैं बच्चों। बोला है कि पोटेंशियल अगर हमारा हो 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो बच्चों 1200 ओम, तो कितना करंट विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो I बराबर होता है बच्चों क्या, V/R। तो इससे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1200 ओम, तो बच्चों यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी कितनी हमारी 11/60। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इतना एम्पियर का करंट विड्रॉ करेगा सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बी आपसे पूछा है बच्चों, बी में पूछा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर। इस बार रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, तो फिर से वही चीज़ करेंगे 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 ओम। तो बच्चे इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 2.2 एम्पियर। तो इस बार करंट हमारा आ जाएगा बच्चों 2.2 एम्पियर। क्लियर है, बात समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मान लो ये इलेक्ट्रिक हीटर हो जिसका रेजिस्टेंस R हो, ये A हो जाए बच्चों और ये B पॉइंट हो जाए। ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है कि अगर 60 वोल्ट हो बच्चों, when it draw a current of 4 ampere from the source, what current will heater withdraw if the potential difference increased by 120 वोल्ट, है ना। अगर इंक्रीज टू 120 वोल्ट बोला है। तो बच्चों देखो क्या है, जनरली इसमें सबसे पहले आप करंट दिया गया है भाई, इसका रेजिस्टेंस पहले केस से निकाल लेते हैं। करंट दिया है 4 एम्पियर बच्चों, जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था। तो देखिए रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा सेकंड केस में। चलिए, तो रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो बच्चों ये आएगा 15 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का 15 ओम होगा, ये ओम होगा बच्चों। 15 ओम का रेजिस्टेंस आया। क्लियर है। तो बोला है कि अगर हम पोटेंशियल 120 वोल्ट कर दें तो कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखिए करंट का फार्मूला हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस बच्चों। तो पोटेंशियल इस बार इन्होंने 120 वोल्ट कर दिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट पीछे से कर लिया था बच्चों, कितना है 15 ओम। ठीक है, अगर हमें करंट निकालना हो बच्चों तो हम क्या लिखेंगे 8 एम्पियर का, यानी कि अगर हमने पोटेंशियल दुगुना किया तो करंट 2 गुना करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेसिक सी चीज़ थी। इसको दूसरे मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। मेथड 2 क्या हो सकता था इसका, कि भाई साहब I जो है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है वोल्टेज के, क्योंकि R 1/R तो भाई कांस्टेंट है जो भी आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, I1/V1 बराबर हमारा होना चाहिए बच्चों I2/V2 होना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देते बच्चों, तो आसानी से हमारा सेकंड वाला भी मतलब तुरंत इससे हमारा आंसर तुरंत आ जाता। तो देखो I1 कितना था 4, V1 कितना था बच्चों 60 इज इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, I2 हमें निकालना था, डिवाइडेड बाई ये हो जा रहा था जब 120। तो देखिए अगर इसको हम काटें तो ये यहाँ पे आएगा 2 बच्चों, और 2 ही अगर 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो देखो I2 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 8 एम्पियर। तो दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते थे।
चाहे रेजिस्टेंस निकालो या ना निकालो, काम हमारा चल जाता है बिना रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के ही। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दे दिया गया है और रेजिस्टेंस 26 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the temperature, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी बताओ कितना होगा। ठीक है, यूजिंग टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, क्या होगा मटेरियल किस तरह का होगा। तो देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 26, लेंथ की वैल्यू बच्चों दे रखी है 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है बेटा 0.3 mm। तो 0.3 mm को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी ये mm में दिया गया, हमें स्क्वायर हमने नहीं करना था, हमने इसको लिख दिया 10⁻³ मीटर। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गया? तो देखिए अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो एरिया की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, πd²/4 डायमीटर के टर्म में अगर हम लिखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो अगर स्क्वायर करें तो बच्चों ये 9 आएगा और ये 10⁻⁻8 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? तो देखिए रो की वैल्यू बच्चों होती है R × A डिवाइडेड बाई L। तो 26 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 हो गया बच्चों, इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो रो की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, इसको अगर इससे हम लोग डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा बच्चों 2। क्लियर है? तो 13 ये 177 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है बच्चों, इतना ओम इनवर्स आएगा बोल दो अगर, है ना। ठीक है बच्चों, आप इसको और सही से अगर सॉल्व करने का इच्छा रखते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा 183, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 183.69 mho। ठीक है बच्चों,
ओम इनवर्स, ठीक है, इसे मो के नाम से भी जानते हैं, ओम इनवर्स बोलो या मो बोल दो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की ये भी एक यूनिट होती है, मो या ओम इनवर्स। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा आंसर आएगा इतना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला गया है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एरिया क्रॉस सेक्शन 2A। तो देखिए बोला है R की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है, 4 ओम। इसके लिए शर्त क्या है, पहले लेंथ मान लो L था, मान लो एक वायर था बच्चों, ये एक वायर था शुरू में, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ कितना इन्होंने दे रखा है, L दे रखा है, ठीक है बच्चों। मान लो रेजिस्टिविटी रो हो। फिर बोला जा रहा है बच्चों कि अगर इसका लेंथ हम आधा कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, L/2 कर दे रहे हैं लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों 2A आ जा रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया, 2A आ गया। तो बताओ कि हमारा फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, मटेरियल वही है, ठीक है। तो R1 के बारे में अगर मैं यहाँ से मेंशन करूँ बच्चों, तो ये आ रहा है रो L/A। क्लियर है, ये पहला इक्वेशन मान लो। R2 मान लो इसका आ गया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, रो L/2 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या हो रहा है, 2A हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो R2 की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आ रही है, रो L/4A आ रहा है, जिसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं R1/4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया बच्चों, ठीक है। R1/4 हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो R1, ये मान लो हमारा R1 हो, R1 = 4 ओम, तो R2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 1 ओम आ रही है, ठीक है। 4 ओम डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। तो R2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 1 ओम आ गई। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? यानी कि बाद में जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा जा रहा है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो मैंने पहले ही बता दिया था, 4 फैक्टर होते हैं। पहला लेंथ, और ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करते हैं। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल है। चौथा क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा चेंज होगा रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता रहता है। फिर बोला है विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर आर ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो देखो थिक वायर हो बच्चों, ये मान लो एक थिक वायर है और वही मटेरियल हो बच्चों, ये एक थिन वायर है, ठीक है। ये मान लो A1 हो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और इसका A2 हो बच्चों। बोला गया कि A1 भाई ज़्यादा है A2 से, है ना। अगर हमारा लेंथ दोनों वायर का सेम हो जाए, L और L हो जाए बच्चों, मटेरियल तो सेम ही है, ठीक है। तो पूछा है कि किस में ईजिली फ्लो होगा करंट। तो देखिए रेजिस्टेंस बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के। तो जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या होगा, ये मान लो R1 हो गया A1 और ये R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ही हो रहा है, A2 हो रहा है बच्चों। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर R1/R2 करें बच्चों, तो
तो ये आ रहा है A2/A1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम R2 के बारे में बात करें तो R2 बच्चों हो जाएगा हमारा A1/A2 इंटू R1। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि R2 का रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू R1। ठीक है, दैट मीन्स कि जो थिक एरिया क्रॉस सेक्शन होगा यानी कि थिक वायर होगा बच्चों, उसमें करंट इजीली फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो थिक वायर में बच्चों क्या होता है, जल्दी इजीली करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? बोला है बच्चों कि अगर हमारा मान लो ये रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर रहा हो बच्चों, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, I कर रहा था, A और B हमारा ये टर्मिनल थे दोनों। बोला है रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current throughout it? है ना। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, करंट के बारे में बात करेंगे बच्चों तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल के, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, या पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ओम्स लॉ लगा दो, करंट के हो रहा है ना। तो बच्चों अगर कोई बोले कि हमने पोटेंशियल को आधा किया, देखो अगर पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज करोगे बच्चों तो करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पोटेंशियल को बच्चों आधा कर दिया, V से V/2 कर दिया है, तो करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, करंट भी क्या हो जाएगा, I से I/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी करंट भी आधा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला है वाई आर coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than ये प्योर मेटल। तो इसके पीछे बड़ा सिंपल है, कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन जितने भी होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, हीट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। ये आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर प्योर मेटल का बनाएंगे बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा, और रेजिस्टेंस तेज़ी से वेरी करने की वजह से जो हमारा इक्विपमेंट है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एलॉय का बनाते हैं ताकि वो मतलब मेल्ट ना हो, पिघले उगले ना, ऐसा कुछ कंडीशन ना आए। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला सवाल बोला है यूज़ द डेटा इन द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग, विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। अब देखिए ये कंडक्टर का लिस्ट है बच्चों, है ना। पहले सिल्वर है, कंडक्टिविटी देखते जाइए सबका, है ना। डाउनवर्ड हम लोग जैसे जैसे जा रहे हैं बच्चों कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, किसके किसके बारे में पूछा है भाई, एमंग द आयरन एंड मरकरी कौन बेटर है कंडक्टर में, किसकी कंडक्टिविटी अच्छी है बच्चों। तो ये देखिए ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है, एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो का ऑर्डर है। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, सिल्वर सबसे अच्छा क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी कम है यानी कि इसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी बच्चों सबसे ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम दिया है, टंगस्टन दिया है, निकल दिया है, आयरन देखिए यहाँ आ रहा है, उसके बाद में मरकरी आ रहा है। तो बच्चों कंडक्टिविटी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी आयरन की मरकरी से कम है। दैट मीन्स कि अपवर्ड डायरेक्शन जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं बच्चों, कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर रही है, यानी कि कैरेक्टर जो है कंडक्टिविटी का बच्चों
ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मरकरी की कंडक्टिविटी कम है देन आयरन। ठीक है बच्चों, तो बेटर कौन है? आयरन बेटर है इसमें। समझ में आया? बी देखिए, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बना रखे हैं, उसके आंसर हमें देने हैं बच्चों। तो देखिए पहला सवाल है, द लॉ विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करेंट, तो ओम्स लॉ, विदाउट एनी डाउट। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, बच्चों कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं कम टेम्परेचर पे। जैसे ही हम लोग बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन, हम इसके पहले बहुत सारी बातें मतलब नंबर ऑफ कोलिजन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बता चुके हैं कंडक्टर के लिए। तो नंबर ऑफ कोलिजन बच्चों क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाता है ना। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं तब जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। किस केस में बच्चों? कंडक्टर के केस में। जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करता है बच्चों, तुरंत हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है बच्चों।